हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। शिप के जाने के बाद अरमान ने डेविडसन की तरफ देखा, जिसका शरीर अब धीरे धीरे अकड़ ताजा रहा था और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया, क्योंकि अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया था। ये देखकर अरमान के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। अरमान आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर उसने डेविडसन की तरफ देखा कर कहा, केविन, कुत्तों की मौत आती है तब वो इसी तरह से तड़पते हुए मरते हैं जैसे कि अब तुम्हारे साथ होगा। केविन ने दर्द से तड़पते हुए कहा, केविन विलियमसन मर चुका है, मेरा नाम डेविडसन है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे डेविडसन हो या केविन, मरना तो तुमको है ही, तो क्यों इतने नखरे दिखा रहे हो। अरमान की बात सुनकर केविन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम जानते हो अगर मैं मर गया तो तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाला हूँ। मौत तो तुम्हें मिलेगी, पर वह इतनी जल्दी नहीं होगी और इतनी आसान मौत मैं तुम्हें दूंगा नहीं। इतना कहकर उसने अपने पीछे खड़ी अल्फा टीम के दो मेंबर को इशारा किया। दोनों आगे आए। उन्होंने हाथ और पर पूरी तरह से कवर किए हुए थे। उन्होंने झटके से केविन को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और उसे खींचते हुए ले जाने लगे। अरमान मुस्कुराते हुए उन सब लोगों को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग इमोशंस थे। कुछ देर बाद वहां से टीम अल्फा केविन को लेकर चली गई थी। अरमान अभी भी शांत समुंदर को देख रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। अरमान ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन किया। उधर से फोन उठाते ही अरमान ने सीधी आवाज में कहा, आहिल, मैं 3 महीने तक घर नहीं आने वाला हूँ, सबको संभालना होगा तुम्हें। साहिल ने हैरानी से, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो। अरमान ने कहा, एविल ग्रुप ने इंडिया से 2000 लड़कियों को रशिया में एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया है, मुझे उन्हें बचाना होगा। आहिल ने कहा, पर अभी तक हमें एविल ग्रुप के असली हेड के बारे में पता नहीं चला है। मैं मानता हूँ कि डेविडसन दुनिया की नज़र में हेड बना हुआ है, पर वह असल में एविल ग्रुप नहीं चला रहा है, मुझे पता है, पर उन सभी लड़कियों को बचाना जरूरी है। साहिल ने कहा, तो क्या सोचा है तुमने। अरमान ने शांत समुंदर को देखते हुए कहा, कल सुबह राठौड़ मेंशन में तुम्हें मुंबई के बंदरगाह से एक लाश लेकर जानी है। उस लाश का स्ट्रक्चर पूरी तरह से मेरी तरह होगा। आहिल ने हैरानी से कहा, मतलब तुम खुद को मरा हुआ साबित करना चाहते हो। आहिल की बात सुनकर अरमान ने कहा, जब मेरे दुश्मनों को यकीन हो जाएगा कि मैं अब नहीं हूँ, तभी वह अपने बिल से बाहर निकलेंगे और हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। करीब 5000 लड़कियों की जिंदगी का सवाल है। आहिल ने कहा, पर सुकून का क्या। अरमान ने कसके अपनी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने उसकी एंजल का चेहरा आने लगा। उसकी एंजल जो खिलखिलाते हुए उसे कह रही थी, मिस्टर हैंडसम, इधर आओ, हमें पकड़ लो। अरमान ने शांत लहजे में कहा, उसे भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे एक गलती भी हुई तो हमारा प्लान चौपट हो सकता है। मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि एविल ग्रुप का मास्टरमाइंड कौन है, परम हम इस तरह से उन 5000 लड़कियों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। साहिल ने कहा, अरमान, इसमें तुम्हारे मौत का खेल रचने की क्या जरूरत है। अरमान ने शांत लहजे में कहा, क्योंकि जब तक उन लोगों को पता है कि मैं जिंदा हूँ, वह लोग छुपकर ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि आज तक हमने करीब 100 से ज्यादा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर दिया है, इसलिए वह लोग सामने से वार नहीं कर रहे हैं, वह लोग पीठ पीछे रहकर अपने किसी खास आदमी से ही वार करवाएंगे। अरमान की बात सुनकर आहिल ने कहा, पर अरमान, उन लोगों को इस बात पर यकीन कैसे होगा कि तुम जिंदा नहीं हो। वो लोग खुद ही यकीन करेंगे। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी रात को मुंबई के बंदरगाह पर अरमान डेविडसन और टीम अल्फा के लोगों के साथ समुंदर के अंदर शिप में चला गया। वह वहीं से ही अपना सारा काम ऑपरेट करने लगा। इसी तरह से 3 महीने के अंदर अंदर उसने 5000 लड़कियों को बचाकर निकाला। डेविडसन को उसने एक टॉर्चर रूम में रखा हुआ था। डेविडसन आखिर में हार मानकर उसे सारी सच्चाई बता रहा था।
भैरवी के साथ वह हादसा होने के बाद अरमान और आर्यन ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसमें वह लोग और लड़कियों की मदद करते थे जिन लड़कियों के साथ किसी ने गलत किया है और उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। अरमान और आर्यन ने अब तक हजारों लड़कियों की जिंदगी बचाई थी और जिन लोगों की नहीं बचा पाए थे उन लोगों को फिर से जीने का एक सहारा दिलाया था। अरमान और आर्यन जिस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भैरवी फाउंडेशन और सुकून फाउंडेशन रखा गया था। ये दोनों अलग अलग तरह की फाउंडेशन थी। भैरवी फाउंडेशन में उन लोगों को रखा जाता था जिन लोगों के साथ किसी ने कुछ गलत किया हो और वह लोग जिंदगी से हार चुकी हो। वहां पर उन्हें जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, उन्हें फिर से एक नई जिंदगी किस तरह से शुरू करनी चाहिए ये सब सिखाया जाता था। और वही सुकून फाउंडेशन में उन लड़कियों को लग रखा जाता था जो कि नाबालिग होती थी और उनके साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की होती थी या फिर कर चुके होते थे। अरमान भले ही अंडरवर्ल्ड का किंग था पर वह कोई गलत काम नहीं करता था बल्कि वह गलत काम करने वाले लोगों के साथ गलत करता था। अरमान इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ड्रग डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था क्योंकि हजारों लोग इस सब की वजह से हर रोज अपनी जिंदगी गंवा देते थे। अरमान अपने मकसद में काफी हद तक कामयाबी भी हो चुका था। बाकी के लोगों में अरमान का खौफ इतना ज्यादा था कि वह लोग सामने से कभी किसी पर वार नहीं करते थे जिस वजह से अरमान को अब ये सब करना पड़ रहा था। वैसे तो अरमान को ये सब करने की जरूरत नहीं थी पर उन सभी लड़कियों की जिंदगी का सवाल था जिस वजह से अरमान ने ये सब डिसाइड किया। इसी तरह से 3 महीने के अंदर अंदर अरमान ने 100 से ज्यादा नए गैंग को खत्म कर दिया था और अब मेन गैंग जो कि डेविडसन सच चला रहा था पर उसका असली मास्टरमाइंड कोई और ही था, गैंग लीडर के बेहद करीब था जिस वजह से अरमान अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर सुकून को उस तरह से खाई में गिरता देख अरमान खुद को रोक नहीं पाया और सुकून को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। फ्लैशबैक एंड अरमान ने अपने साइड में सो रही सुकून को देखा और उसे गले लगाकर कहा, एंजल जब आपको पता चलेगा कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी बचाई है तब आप खुद मुझे माफ कर दोगी क्योंकि भले ही आपके बिना मैं तड़प रहा था और मेरे बिना आप पर अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो वह 5000 लड़कियां तड़प तड़प कर खुद की जान दे देती। आई नो कि मैंने आपके साथ गलत किया है पर मैं अपने बुआ की तरह किसी और लड़की को घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी ज्यादा जरूरी होती है। आपके मिस्टर हैंडसम बेरहम है एंजल पर वो किसी बेकसूर को बिना वजह सजा नहीं देते, अरमान ने कहा और सुकून को कस के गले लगा लिया और सो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें से सुकून की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपनी आंख खोल कर देखा तो खिड़की के पर्दे खुले हुए थे और वहां से ही उसे सूरज की किरणें महसूस हो रही थी। उसके बगल में कोई नहीं था। ये देखकर सुकून ने हैरानी से कहा, मिस्टर हैंडसम कहाँ गए? सुकून जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने एक कार्टून टी शर्ट और शर्ट पहने हुए थे। सुकून समझ गई कि यह अरमान नहीं उसे पहनाए थे। वह हर तरफ अरमान को ढूंढने लगी पर अरमान उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुकून की आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे। आखिर में सुकून से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, फिर से चले गए, हमें छोड़कर क्यों ऐसा कर रहे हो मिस्टर हैंडसम? आपकी अल्लाह अब आपके बिना नहीं रह सकती। माना कि हम गुस्सा थे पर आपको हमें मनाना चाहिए ना कि हमें छोड़कर जाना चाहिए। सुकून रोते हुए जोर जोर से अरमान का नाम चिल्ला रही थी। तभी उसे किसी ने बैठे बैठे ही बाहों में उठा लिया। सुकून ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा तो अरमान उसके सामने खड़ा था। अरमान ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था, सिर्फ एक तौलिया
लपेटा हुआ था। ये देखकर सुकून ने हैरानी से कहा, मतलब आप बाथरूम में थे? अरमान ने अपनी मासूम सी परी को देखा जो कि उसके इस तरह से ना दिखने के कारण फूट फूट कर रोने लगी थी। अरमान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं बाथरूम में नहाने गया था और तुम इस तरह से रोने लगी। सुकून ने उसके सीने पर अपना सर रख कर रोते हुए कहा, हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए। अरमान ने कहा, अब कभी नहीं जाऊंगा एंगल, और अपने जाने का कारण भी आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। सुकून आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखकर कहा, हमें नहीं जानना, पर प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे। अरमान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, बस 5 दिन की मोहलत दे दो मुझे, उसके बाद मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। सुकून ने रोते हुए कहा कि वो 3 महीने दूर थे, फिर भी हमसे दूर जाना है। अरमान ने कहा, जिस काम के लिए मैं आपसे दूर गया था अब उस काम को अंजाम देना बाकी रह गया है, क्योंकि यह हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। एंजल, मैं आपको बस अभी इतना ही बता सकता हूँ। अरमान की बात सुनकर सुकून ने हैरानी से कहा, आप पुलिस में भी नहीं हो? फिर अरमान ने मुस्कुराकर अपनी नन्ही सी शैतान को देखा और कहा, क्या आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? सुकून ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, हम नहीं जानते। अरमान ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मेरी डेविल क्वीन। सुकून ने पाउट बनाकर कहा, हम जानते हैं, आप अंडरवर्ल्ड के किंग डेविल किंग हो। सुकून की बात सुनकर अरमान ने कहा, वह तो मुझे पता है, पर क्या तुम यह नहीं जानती कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? सुकून अपनी आंखों को मटका आते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अरमान में मुस्कुराकर उसकी ठुड्डी पर बाइट करते हुए कहा, सच में? सुकून ने कहा, पड़ता है ना, आप सभी लड़कियों को बचाते हो जिन लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। क्या आप अभी भी उसी मिशन पर थे? अरमान ने बस अपना सर हिलाया। सुकून ने घबराते हुए कहा कि आपने उन सभी लड़कियों को बचा लिया? अरमान ने कहा, सभी को नहीं, पर कुछ लड़कियों को बचाकर लाया है हमने। सुकून ने कहा, कितनी लड़कियों को? अरमान ने कहा, 5000। सुकून ने हैरानी से कहा, 5000 लड़कियां? अरमान ने कहा, इससे भी ज्यादा है, पर हमने आधे से ज्यादा लड़कियों को बचा लिया है। अभी हमें बस कुछ लड़कियों को बचाना बाकी रह गया है और इन सब के लीडर तक मैं पहुंच चुका हूं। अब मैं अपनी 3 महीने की मेहनत को वेस्ट नहीं कर सकता। एंजल, आप चाहती हो कि हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगी इस तरह के लोग बर्बाद करें? सुकून ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्लीज मुझे 5 दिन की मोहलत दे दो, उसके बाद आपके मिस्टर हैंडसम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। सुकून में गहरी सांस लेकर कहा, हम आपसे इस बात से गुस्सा नहीं है कि आप 3 महीने के लिए हमें छोड़कर चले गए, हम इस बात से गुस्सा है कि आपने अपनी मौत का झूठा खेल रचा, क्योंकि हम सपने में भी आपकी मौत के बारे में नहीं सोच सकते। हमारे लिए आप हमारे जीने की वजह हो। हम जानते थे कि अगर आप हमें छोड़कर गए हैं तो कोई इम्पोर्टेंट वजह ही होगी, पर फिर भी आपने ये गलत किया, आपने खुद की मौत का खेल रचा, और यह सब किया तो किया, आपने हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा? आपको एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी? अरमान ने सुकून की आंखों में देखा जिसमें हजारों सवाल थे। अरमान ने कहा, मैंने सोचा था, पर उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मुझे किसी भी तरह से उन सभी लड़कियों को बचाना है, क्योंकि जब मैंने बुआ की बचपन में वह हालत देखी थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जितना हो सके मैं इतनी लड़कियों को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि बचपन में बुआ ने मुझसे कहा था कि इससे ज्यादा दर्दनाक किसी औरत और लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं होती। आज तक मैंने हजारों लड़कियों को बचाया है, जो वह भी इसलिए क्योंकि एक औरत ही हमें जन्म देती है, चाहे मेरी माँ ने मेरे साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, पर उन्होंने मुझे जन्म दिया है। भले ही आज मैं उनसे नफरत करता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बाकी सभी औरतों से भी नफरत करो। बुआ ने मुझसे बचपन में कहा था कि वादा करो मेरे ऐसा एहसास कभी किसी को महसूस नहीं होने दोगे। मैं हर लड़की को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता, पर जितनी लड़कियों को कर सकता हूँ उतना को बचाने की कोशिश करूंगा।
और तुम सोच भी नहीं सकती एंजल, वो बच्ची कितनी छोटी छोटी होती है, 15 से 16 साल के बीच की लड़कियों की जिंदगी ये लोग नर्क से बदतर बना देते हैं। हमने जिन लड़कियों को बचाया है उनमें से आधे से ज्यादा लड़कियों की उम्र 15 से 16 साल है। एंजल, तुम खुद सोचो उन लड़कियों की जिंदगी किस तरह से तबाह हो जाएगी अगर उन्हें ड्रग का हाई डोज देकर प्रोस्टिट्यूट का काम कराया जाए। उन लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी एंजल, और उन लोगों को बचाने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, और अगर मैंने आपको ये सब बताया होता तो मेरे प्लान में कुछ गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि आपको नॉर्मल देखकर सब लोग समझ जाते कि मैं ठीक हूँ। मेरे सभी दुश्मनों की नज़र चारों तरफ से आप पर थी एंजल, मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकता। समझने की कोशिश करो, हजारों जिंदगी हो का सवाल था, और मैं जानता हूँ मेरी एंजल को जब ये बात पता चली थी तो वो खुद मुझे माफ कर देगी। अरमान की बात सुनकर सुकून ने आंसू भरी आंखों से अरमान को देखकर कस के गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर हैंडसम, हमने आप पर इतना गुस्सा किया, जबकि हमें पहले आपसे पूछना चाहिए था कि क्या कारण था कि आप हमसे दूर हुए थे। हम मानते हैं कि हम बेवकूफ हैं, पर हम क्या करें, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। 3 महीने तक हम तड़प तड़प कर जिए हैं, तो फिर आप पर गुस्सा निकलना तो जायज था ना। अरमान ने कहा, आप चाहे मुझ पर कितना ही गुस्सा क्यों कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको खुद पर गुस्सा होने का हक दिया है, वरना अरमान राठौर किसी की बेरुखी कभी नहीं सहता। अरमान ने सुकून को गोद में उठाया और बेड पर बिठाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अब मैं आपसे 5 दिन बाद मिलूंगा। 5 दिन तक आपकी ट्रिप है, आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करो, पर कोई शैतानी नहीं जिससे आपको कोई तकलीफ हो, वरना 5 दिन बाद मैं आपको अच्छी खासी पनिशमेंट दूंगा। सुकून ने पाउट बनाकर अरमान की तरफ देखकर कहा, ये तो गलत है ना, गुस्सा तो हम थे और आप हमें सजा देने के बारे में बात कर रहे हो, जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। अरमान ने झुककर उसके होठों पर एक बार फिर से किस करते हुए कहा, बाय एंजल, 5 दिन बाद मिलेंगे। इतना कहकर अरमान ने सुकून के प्रेसिडेंशियल कमरे के साइड में लगा हुआ एक सीक्रेट दरवाजा खोला और सीधा अपने कमरे में चला गया। सुकून हैरानी से ये सब देख रही थी। उसने कहा, मतलब मिस्टर हैंडसम हमारे बगल वाले कमरे में ही है। सुकून ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हम कैसे भूल गए कि हमारे मिस्टर हैंडसम कुछ भी कर सकते हैं। उसके चेहरे पर एक प्राउड भरी मुस्कुराहट थी, आखिर उसके मिस्टर हैंडसम ने हजारों जिंदगियों को बचाया था। आज के लिए बस इतना ही। मैंने यह एपिसोड बहुत ज्यादा हड़बड़ी में लिखा है, कल से कहानी एक अलग ट्रैक पर चलेगी। कहानी में शायद आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए कहानी के रीडर्स हर रोज कम होते जा रहे हैं, पर कल से मैं कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों को कहानी जरूर पसंद आए। कल और कुछ खुलासे होने वाले हैं जिसके बाद सब बदल जाएगा। सुकून ने खुद को देखा और सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। उसने एक नज़र मिरर में खुद को देखा। आज वह पहले वाली सुकून की तरह खुश थी। उसके चेहरे का गम अब पूरी तरह से दूर हो गया था। चाहे सुकून कितना ही क्यों ना अरमान से गुस्सा हो जाए, पर जब तक अरमान उसकी आंखों के सामने नहीं होता था, सुकून के दिल को कभी चैन नहीं मिलता था। कुछ देर बाद सुकून नहाकर बाहर निकले। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर फिर से मुस्कुराते हुए अपना मेकअप करने लगी। आज वह पहले की तरह खुश थी और खुशी खुशी तैयार हो रही थी। उसने आज एक ऑरेंज कलर का टॉप विद वाइट कलर फुल जीन्स पहना हुआ था, जिसमें वह काफी सुंदर लग रही थी। उसने जल्दी से अपने बालों की ऊंची पोनीटेल बनाई और मिरर में खुद को देखकर उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। आज उसने 3 महीने बाद पहली बार खुद की तारीफ की थी। वो मुस्कुराते हुए सीधा कमरे से निकलकर सेकंड फ्लोर पर आ गई, क्योंकि बाकी सबके कमरे सेकंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर थे। सेकंड फ्लोर पर ही आरजू और दिव्या का कमरा भी था। सुकून ने सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद आरजू और दिव्या के कमरे पर नॉक किया। अंदर से दिव्या ने दरवाजा खोला और सुकून को देखकर उसने खुशी से कहा, सुकून जल्दी आओ अंदर।
सुकून भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिव्या और आरजू भी देख सकते थे, पर उन दोनों को इसकी वजह आ रहा था क्योंकि जब से बोलो पर आए थे सुकून की नजदीकी आरव के साथ उन लोगों ने देखी थी, जिस वजह से अब उन्हें ये सब लगने लगा था। वही दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सुकून तुम आज काफी खुश नजर आ रही हो। सुकून भी, क्योंकि आज हम खुश हैं। दिव्या और एक दूसरे की तरफ देखा जाने के बाद सुकून पहली बार इस तरह से मुस्कुरा रही थी, जिस वजह से उन दोनों को काफी अच्छा लग रहा था। तीनों दोस्त बेड पर बैठकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बात करने लगी। सुकून ने आरजू की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब लोग घूमने जाने वाले है। सुकून की बात सुनकर आरजू ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तुम खो चुकी थी और अब शाम का समय होने वाला है, तो तुम क्यों घूमना चाहती हो? सुकून ने अपनी आंखों को जब खाते हुए कहा, क्योंकि नैनीताल में शाम के समय घूमने पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो घना कोहरा होता है उसके बीच घूमने का मजा ही अलग होता है। सुकून की बात सुनकर आरजू ने कहा, पर अगर तुम फिर से खो गई तो? आरजू ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। उसकी बात सुनकर दिव्या और आरजू हंसने लगे। वही दिव्या ने मन ही मन कहा, तुम फिर से पहले की तरह हो रही हो सुकून। मस्ती मजाक करने वाली, खुशी से अपनी जिंदगी जीने वाले। अगर इसकी वजह आ रहा है तो हम आरव को तुम्हारी जिंदगी में लाकर रहेंगे, क्योंकि अब भले ही भाई नहीं रहे पर मैं दिल से तुम्हें अपनी भाभी मानती हूँ, और अगर भाई होते तो वह भी तुम्हारी खुशी चाहते। तुम्हारी जिंदगी में आरव की एंट्री में करवा कर ही रहूंगी। इतना सोचकर आरजू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद तीनों दोस्त होटल के बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि बाकी सब लोग थक गए थे, इसलिए उनके साथ कोई नहीं आने वाला था। तभी अंदर से 4 लड़के बाहर आए। सुकून ने उन चारों को देखकर हैरानी से कहा, तुम चारों क्या कर रहे हो यहाँ पर? वह 4 लड़के कोई और नहीं आ रहा हूँ, अर्जुन, मानिक और ध्रुव थे। उन चारों ने एक साथ कहा, हम लोग भी तुम्हारे साथ घूमने के लिए आ रहे हैं। सुकून ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता हम घूमने जा रहे हैं? चारों ने एक साथ आरजू की तरफ इशारा किया। सुकून ने आरजू को देखकर कहाँ, पर हम लोग तो अकेले जाने वाले थे ना? सुकून ने बत्ती सी चमकाते हुए कहा, अरे मुझे डर लगा कर अगर तुम फिर से खो गए थे, इसलिए मैंने हमारे लिए 4 बॉडीगार्ड्स अरेंज करवा दिए। बॉडीगार्ड सुनकर अर्जुन ने दिखाते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी रक्षा कर सकता हूँ, बॉडीगार्ड बनकर ही सही, और अगर तुम चाहो तो किसी और तरह से भी सही। इतना कहकर अर्जुन शर्माने लगा। अर्जुन की बात सुनकर आरजू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो मुझे बचा लोगे, पर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अपनी एक गटर जैसी जबान बंद रखो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आरजू की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तोड़ दो, कम से कम इसी बहाने तो मुझे हाथ तो लगाओगी। आरजू ने गुस्से से कहा, पता नहीं क्या सोचकर इस गधे को बुलाया था मैंने, तो तुम दोनों को बुलाया था, इसे क्यों लेकर आए? इतना कहकर उसने अरब और मानिक को गोरा दोनों ने एक साथ सर हिलाते हुए कहा, हमने इसे आने को नहीं कहा, ये जबरदस्ती आया है। उन दोनों की बात सुनकर आरजू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम निकलो अभी के अभी। आज से अर्जुन ने छोटे बच्चे की तरह लगभग मासूमियत से कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम सब लोग घूमने जाओगे और मैं अकेला मासूम बच्चा क्या करूंगा यहाँ पर? आरजू ने कहा, आत्माओं की तरह भटकना। अर्जुन ने कहा, प्लीज मुझे आने दो ना। सुकून ने कहा, कोई बात नहीं, सब चलो, हमें देर हो रही है। अभी चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। असल में ध्रुव आरव का कजन भाई था, और ध्रुव के साथ सुकून के दोस्ती के बारे में आरजू जानती थी, जिस वजह से उसने
ध्रुव को भी बुलाया क्योंकि उसे थोड़ा बहुत शौक पर भी था, क्योंकि उसकी आंखों में सुकून के लिए प्यार नजर आता था। सब लोगों ने ठंड के कारण अपने पास जाकर भी ले लिए थे। कुछ देर बाद सब लोग नैनीताल की सड़कों पर एक दूसरे से बातें करते हुए मुस्कुराकर चल रहे थे। सुकून को आज इस नैनीताल की हवा में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि 3 महीने बाद ऐसी जगह पर आज वह अपने मित्र हैंसम से मिली थी। सुकून के चेहरे की खुशी हर किसी को दिख रही थी, जिसका कारण किसी को कुछ तो किसी को कुछ और लग रहा था। इसी तरह से चलते हुए वह लोग एक भुट्टे की दुकान के पास से गुजरे, जिसे देखकर दिव्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ना हम भुट्टा खाते हैं। दिव्या की बात पर सुकून में भी खुशी से कहा, चलो। कुछ देर बाद सब लोग भुट्टा खा रहे थे। सुकून का छोटा सा चेहरा खाते खाते होठों से लेकर गालों तक काला पड़ गया था, क्योंकि उसे ठीक से खाना ही नहीं आ रहा था। उसे देखकर आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से निकालकर उसका चेहरा अपने हाथों से साफ किया जाते हुए देखा और फिर से अपना भुट्टा खाने लगी। ये देखकर आरजू और दिव्या और अर्जुन एक दूसरे को देखा और खुश होने लगी। ध्रुव को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपना ध्यान दूरचित्र करना ही सही समझा। कुछ देर बाद सब लोगों ने अपना भुट्टा खत्म किया। अभी शाम के 5 बजे बज रहे थे, पर नैनीताल में कोहरे के कारण 7 बजे बजने जैसा एहसास हो रहा था। वह लोग घूमते घूमते एक बड़े से प्ले ग्राउंड के पास आ गए, जहां पर छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई थी, जिस वजह से कोहरा होने के बाद भी वहां पर आसानी से रोशनी दिख रही थी। उन सभी बच्चों को देखकर सुकून छोटे बच्चों की तरह दौड़ते हुए उनके पास गई। उसे इस तरह से भागते देख बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले गए। सुकून एक छोटे से बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। हैंडसम बॉय उस लड़के ने एक नज़र सुकून को देखा। सुकून की क्यूट सी स्माइल देखकर उसने भी क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है दीदी। सुकून ने जल्दी से वो बैट पकड़ी और बॉलिंग कर रहे हैं बच्चे को देखकर कहा, जल्दी से करो, मैं 6 मारूंगी। सुकून को इस तरह से छोटे बच्चों के साथ खुशी से खेलता देख दिव्या और आरजू खुश हो रही थी। वही आरव के दिल में कुछ अजीब से एहसास चल रहे थे। आरव ने डिसाइड कर लिया था कि वह सुकून को आज ही प्रपोज करेगा, क्योंकि कल से उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज शुरू होने वाली थी, जिसके बाद 3 दिन बाद वह लोग सीधा वापस मुंबई जाने वाले थे, इसलिए उसके पास आज का ही दिन था। बच्चे ने बॉलिंग की और सुकून ने अपनी बैग उठाए, पर उससे बॉल मिस हो गया। ये देखकर उसका मुंह बन गया और वह छोटे बच्चों की तरह अपने पैर जमीन पर पटकने लगी। उसने कहा, अच्छे से देखो, मुझे 6 मारना है। उसकी एक क्यूट सी हरकत देखकर वहां खड़े बच्चे भी हंसने लगे और बड़े भी। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नहीं सुधरेगी। दिव्या ने कहा, इसी सुकून को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। यही सुकून जो बच्चों की तरह हरकतें करती थी, हंसती खेलती मुस्कुराती नाराज होती थी। आज पूरे 3 महीने बाद हमने सुकून का ये रूप देखा है। आरजू ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह किस वजह से नॉर्मल है, पर मैं इसे हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। आरजू की बात सुनकर सर हिलाया। बात सुन रहे आरव ने कहा, क्या तुम दोनों मुझे बता सकती हो सुकून इतनी ज्यादा डिस्टर्ब क्यों है? हालांकि वह जानता था कि अरमान के जाने की वजह से ही यह सब हुआ है, पर एक बार उसने पूछना ठीक समझा। आरजू ने एक नजर आ रहा हूँ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सुकून के
लिए प्यार साफ साफ नजर आता था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, जैसा कि तुम जानते हो मेरे भाई अरमान राठौड़ और सुकून बचपन से एक दूसरे के साथ थे। उनकी शादी भी होने वाली थी, पर भाई की अचानक मौत के कारण सुकून पूरी तरह से टूट गई थी। वह जीना भूल गई थी, पर अब वह मुझे नॉर्मल दिखाई दे रही है और मैं चाहती हूँ कि वह इसी तरह से हंसती खेलती रहे। आरजू ने काफी कम शब्दों में आरव को सब कुछ समझा दिया था। आरव ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? आज से कहो। अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ। आरव की बात सुनकर आरजू और दिव्या हैरान नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आरव की आंखों में सुकून के लिए पैर पड़ लिया था। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? आरव ने अपनी आंखें खोलकर हैरानी से कहा, मतलब? आरजू ने एटीट्यूड से कहा, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ नजर आता है। शायद वह अभी तक भाई को नहीं भूल पाई है, जिस वजह से उसे नजर नहीं आता, पर हम अच्छे से देख सकते हैं उसके लिए तुम्हारी आंखों में फिर तेरा प्यार सब नजर आता है। आरव ने कहा, देखो तुम लोग मुझे गलत मत समझना, प्यार कब कहाँ किससे हो जाए, और मुझे सुकून से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर जब मैंने उसे अरमान के साथ खुश देखा तब मैंने मन ही मन ये ठान लिया था कि मैं उसे भूल जाऊंगा। पर अब जब अरमान इस दुनिया में नहीं है, तब मेरे दिल के एहसास फिर से सुकून के तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा हूँ। आरव की बात सुनकर आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें रोक कौन रहा है? आरव ने हैरानी से आरजू की तरफ देखा। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो हम सब बचपन से साथ है सुकून में। दिव्या, हमने बचपन से सुकून को भाई के अलावा कभी किसी लड़की के साथ खुश होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि भाई उसे कभी किसी और लड़के के पास जाने ही नहीं देते थे। पर अब जब भाई नहीं है और कोई और है जो सुकून को संभालना चाहता है, तो सुकून की दोस्त होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगी कि अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं बस अपनी सुकून को खुश देखना चाहती हूँ। भाई के जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट गई थी, पर अब वह धीरे धीरे संभल रही है। हम सब ने बहुत कोशिश की, पर वह नॉर्मल नहीं हो रही थी। वह यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि भाई अब हमारे बीच नहीं रहे, पर अब शायद वह सच को मान लेगी। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है तो तुम एक्सेप्ट करो, ताकि सुकून तुम्हारे बारे में सोच सके। आरजू की बात सुनकर आपने कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें उसे प्रपोज करने के लिए नहीं कहती। आरजू की बात सुनकर खुशी से कहा, थैंक यू सो मच। मैं भी आज उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, बस उसे अपने दिल की बात बता दो, बाकी जो होना होगा वह हो जाएगा। आरजू की बात सुनकर आपको काफी कॉन्फिडेंस मिला। कुछ देर बाद सब लोगों ने एक एक से हाथ में पकड़े और वापस होटल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। सुकून अभी भी छोटे बच्चों की तरह अपने छोटे छोटे दांतों से भुट्टे को खाते हुए चल रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग होटल में पहुंच गए। रात को 8 बजे उन सबको डिनर के लिए मिलना था। सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। तभी आ रहा हूँ, सुकून की तरफ देखकर कहा, सुकून मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुकून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हो आरव ने कहा, यहाँ नहीं, अकेले में। सुकून ने हैरानी से कहा, अकेले में क्या बात करनी है? आरव ने कहा, प्लीज कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा है, ठीक है, मेरे कमरे में चलो, कुछ देर बाद आ रहा हूँ। और सुकून दोनों 3rd फ्लोर पर सुकून के प्रेसिडेंशियल कमरे में मौजूद थे।
आरो लगातार सुकून के चेहरे को घूर रहा था। आखिर में सुकून ने परेशानी भरी आवाज में कहा, तुम कह क्यों नहीं रहे जो कुछ भी तुम्हें कहना है। और उन्हें गहरी सांस ली और कहा, सुकून देखो, मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लगी या फिर मुझ पर गुस्सा आया तो तुम मुझसे अपनी दोस्ती खत्म नहीं करोगी। सुकून देते हुए कहा, अरे बाबा, तुम ये बात मुझसे सॉरी बार पूछ रहे हो। मैं वादा करती हूँ अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर अब पहले अपनी बात तो बताओ। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सुकून, आई लव यू। अरे उन्हें ये बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में कहा था जिस वजह से सुकून को ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसने मुंह बनाकर कहा, ठीक से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया आ रहे। उन्हें मन ही मन कहा, इतनी मुश्किल से कहा था और इसे सुनाई भी नहीं दिया। फिर उसने फिर से गहरी सांस ली और कहा, आई लव यू सुकून। इस बार सुकून को उसके शब्द साफ साफ सुनाई दिए, जिसे सुनकर उसने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? अरब ने कहा, देखो प्लीज, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो मुझे तुम डांट सकती हो, पर मुझसे अपनी दोस्ती खत्म हुआ मत करना। सुकून में एक नजर आ रहा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर ये उम्मीद थी कि सुकून उसे हाँ कहेगी। सुकून ने कहा, देखो, आ रहा हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, पसंद नहीं, मैं प्यार करती हूँ, वह भी 55 से। आ रहा हूँ ने कहा, मैं जानता हूँ, पर अब अरमान जिंदा नहीं है। सुकून, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे भूल जाओ, पर प्यार जिंदा लोगों के साथ किया जाता है, मरे हुए इंसान के साथ नहीं। आरो की बात सुनकर सुकून ने गुस्से से कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। आरव को लगा कि सुकून अरमान को अभी तक भूल नहीं पाई है, जिस वजह से वह ऐसी बातें कर रहे हैं। और अपने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुकून प्लीज मेरी बात सुनो, अरमान मर चुका है, भले ही तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई हो, पर अब वह हम लोगों के बीच नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। सुकून ने गुस्से से आरव को धक्का देते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरे मिस्टर हैंडसम को कुछ नहीं हुआ, वह ठीक है। और अगर तुमने फिर से एक बार कहा कि वो हमारे बीच नहीं है तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी खत्म। सुकून की बात सुनकर उन्हें करते हुए कहा, प्लीज तो ऐसा मत कहो, तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ, पर मुझसे अपनी दोस्ती खत्म मत करो। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ आपकी हूँ कि तुम मेरे बारे में भूल जाओ। सुकून की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली, उसे मना करके खुद को प्रपोज किया था। तब सुकून की बात सुनकर उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वही कोई और भी था जो इन दोनों की बात सुनकर गुस्से से पागल हो चुका था। अरमान अपने प्रेसिडेंशियल सूट में इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। जब आरव ने सुकून को प्रपोज किया तब से उसने पूरे प्रेसिडेंशियल सूट का सामान तोड़ना शुरू कर दिया था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आ रहा हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल का प्रपोज करने की? उस पर मुझे किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं और तुम उसे मुझे बुलाने के लिए कह रहे हो। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।